हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज चलिए मैं फिर से क्लास 8 का आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था और इस केमिस्ट्री में आप एक्सरसाइज 4 पढ़ रहे थे, जो कि आपका चैप्टर का नाम था धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो जहाँ तक याद आ रहा है, शायद मैंने आप सभी बच्चों को धातु का भौतिक गुण तक आप सबको बता चुका था, भौतिक गुणों के बारे में बता दिया था। तो आज आइए उस दिन तो हम धातु के भौतिक गुण के बारे में जाने कि धातु में कौन कौन से गुण होते हैं, कैसे हम किसी भी धातु को देखकर पहचान सकते हैं कि यह धातु है या नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे वो धातु का भौतिक गुण के बारे में। आज हमारा टॉपिक होगा वो धातुओं के, हमारा टॉपिक होगा क्या? वो धातुओं के भौतिक गुण। तो मैंने आप सभी बच्चों को जस्ट बताया था कि सर वो धातु का भौतिक गुण जो है धातु के भौतिक गुणों के जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उसके विपरीत होता है। तो आइए, अगर आप सभी को धातु का भौतिक गुण याद अगर हो जाए तो वो धातु में सिर्फ जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे तो वो धातु का भौतिक गुण बन जाता है। तो चलिए, वो धातु के में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर वो धातु होता क्या है, किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए वो धातु, कुछ एग्जाम्पल की मदद से बताते हैं। वो धातु जैसे हो गया कार्बन, गंधक, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, है ना, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन आदि जो है क्या होते हैं, अपने गुणों में भिन्न होते हैं। सारे के सारे अपने गुणों से भिन्न होते हैं। और मैंने जितने भी एलिमेंट्स का नाम लिया, यह सारा का सारा क्या है, वो धातु है, नॉन मेटल है। तो कहता है इनके कुछ समान अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। भौतिक गुण के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से वो धातु के कौन कौन से भौतिक गुण हैं कि जिसे देखकर हम सभी पता लगा सकते हैं कि आखिर यह धातु है या वो धातु है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातुवी चमक के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वो धातुओं के भौतिक गुणों को लिखे, तो आप आंसर लिखेंगे सबसे पहला लाइन कि वो धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला बात लिखेंगे कि वो धातुओं में धातुवी चमक नहीं होती है। मैंने आपको धातु में बताया था कि धातु में धातुवी चमक पाई जाती है, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट क्या लिखेंगे, वो धातुओं में धातुवी चमक नहीं पाई जाती है। सबसे पहला गुण लिखेंगे कि वो धातुओं में धातुवी चमक जो है नहीं पाई जाती है। लेकिन आप जब गौर से देखेंगे तो आपको गौर से देखने पर पता चलता है कि इसमें जो है हल्की सी चमक होती है। वो धातु में हल्की सी नाम मात्र चमक पाई जाती है। इसका कारण है कि सामान्यतः ये जो है प्रकाश का भली भांति परावर्तन नहीं करती है। जैसे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हम अपवाद की बात करें, जैसे अपवाद है ना, अपवाद उसे कहते हैं जो नियम के जस्ट उसके गुणों के अपोजिट होते हैं। जैसे अपवाद में है ग्रेफाइट, जैसे अपवाद में है ग्रेफाइट है, आयोडीन है, आयोडीन है, ये सभी जो है ये सभी
आपका क्या है, ग्रेफाइट आयोडीन, ये आपका क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद। अपवाद कहने का अर्थ है, हमने आपको बताया कि सामान्यतः वो धातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन अपवाद है। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन जो है वो धातु है, लेकिन यह वो धातु होते हुए भी इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, इसलिए इसे एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखा गया। यह अपवाद है ना। तो हम लिखेंगे कि वो धातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, किंतु ग्रेफाइट और आयोडीन अपवाद हैं जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है ना। चलिए दूसरा गुण के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसकी कठोरता के बारे में बात करें तो हमने धातु में बताया था कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, तो वो धातुएं जो है सामान्यतः क्या होती है, मुलायम होती है। तो हम लिखेंगे वो धातुएं सामान्यतः मुलायम होती है। वो धातुएं सामान्यतः मुलायम होती है ना। जैसे एक हीरा, अगर हम इसका भी एक अपवाद है, जैसे अपवाद ले लें, हीरा जो है यह वो धातु है। हीरा जो है, हीरा क्या है, डायमंड। डायमंड आपका वो धातु है, नन मेटल है, लेकिन गुण कहता है कि वो धातुएं प्रायः मुलायम होती है, लेकिन हीरा जस्ट इसका अपोजिट है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है ना। तो यह अगर वो धातु है हीरा, तो इसे तो मुलायम होना चाहिए, लेकिन यह क्या है, जस्ट उसके अपोजिट है, काफ़ी ज़्यादा कठोर है। इसलिए हम कहें कि हीरा जो है क्या है, अपवाद है। हीरा अपवाद क्यों है, वो धातु है, लेकिन वो धातु होते हुए भी धातु के जैसा गुण है, इसलिए इसे अपवाद कहा। और धातु हीरा वो धातु है, लेकिन हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है वो धातु है, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो सब में एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। तो मैंने कठोरता के बारे में जाना। अगर तीसरा बात के बारे में करें कि वो धातु जो है क्या होता है, आघातवर्ध नहीं होती है। अगर आघातवर्धनीयता का बात किया जाए तो वो धातुएं जो है आघातवर्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो धातु को अगर हथौड़े से पीटेंगे तो वह चादर के रूप में न फैलकर वह चकनाचूर हो जाती है। वह क्या हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है। इसलिए मैंने लिखा कि वो धातुएं जो है, वो धातुएं आघातवर्ध नहीं होती है ना। अगर वो धातु को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो वो धातु चकनाचूर हो जाता है। तो इसलिए वो धातु में आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर इसे तन्यता का धातु में बताए थे, तन्यता का जो है धातुएं प्रायः तन्य होती है, और मैंने बताया था कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, लेकिन वो धातु जो है तन्य नहीं होती है। वो धातु जो है क्या लिखेंगे, वो धातुएं तन्य नहीं होती है। वो धातुएं जो है तन्य नहीं होती है। इनके तार जो है वो धातु से तार अगर हम खींचना चाहें तो वो धातु से तार हम कदापि नहीं खींच सकते हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट हम बता रहे हैं, यह सारा का सारा वो धातु का भौतिक गुण है। हाँ, और मैं
आप सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था कि सर एडमिशन कराना है न्यू एडमिशन के लिए। तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट में आपका एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है ना। जिस बच्चों को जिस तरह का सुविधा हो आप उस तरह से एडमिशन करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन कराने का अर्थ है कि आप कॉल करके जो भी एडमिशन फी है कॉल करके पूछ लेंगे और उसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करवाना है तो यह भी सुविधा है कि आपका संस्थान जो है सिर्फ कोचिंग का ऑफिस जो है वह आपका ऑफिस सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक ऑफिस खुला हुआ रहता है और ऑफिशियल काम होता है। तो जो भी बच्चे ऑफिस आकर भी एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसा एडमिशन को ओपन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ जो है लिमिटेड सीट होता है। हर एक क्लास का हर एक सेक्शन में जो है स्टूडेंट की संख्या जो है एक निश्चित होती है। अगर आप एडमिशन नहीं करवाएंगे तो सीट आपका फुल हो जाएगा तो आपको परेशानी होगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस प्रकार से सुविधा हो या एडमिशन मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट में ओपन है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप ऑफिस आकर भी सुबह 6 से 9 के बीच किसी समय आकर मिल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका भी कॉल आया था तो वे एडमिशन जल्द से जल्द करवा लेंगे। तो आइए अब इसका 5वां पॉइंट के बारे में जानते हैं कि 5वां पॉइंट वो धातु का कौन कौन सा है। उसके बाद अगर हम 5वां पॉइंट की चर्चा करें तो हम धातु में बताए थे कि धातु जो है वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट बोले वो धातु में होता है तो हम क्या लिखेंगे, वो धातुएं जो है विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक होता है। वो धातुएं जो है वो क्या होते हैं, विद्युत तथा ऊष्मा का। विद्युत कहने का अर्थ है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में जो बिजली वाला आता है वो धातु में करंट जो है उसमें पास नहीं करता है ना। और न ही वो धातु हीट होता है, गर्म होता है ना। इसलिए मैंने लिखा वो धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। याद रहे मैं जिन भी गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं वो भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका 7वां पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है धात्विक ध्वनि की बात अगर किया जाए तो लिखेंगे वो धातुएं जो है वो धातुएं धात्विक ध्वनि है ना, धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। मैंने आपको धातु में बताया था, जो भी बच्चे अच्छे से वीडियो देखे होंगे
तो मैंने बताया था कि धातु को पीटने पर टन की आवाज होती है। दैट मीन्स धातुएं धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन वो धातुएं जो है वे धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। वो धातु को पीटने पर टन की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। इसलिए हमने लिखा कि वो धातुएं धात्विक ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। इसके बाद अगर हम गलनांक और क्वथनांक का बात करें, वो धातु का गलनांक और क्वथनांक का बात अगर किया जाए तो लिखेंगे इसके वो धातु का गलनांक और क्वथनांक जो है निम्न होता है ना। लेकिन याद आप करें कि धातु में बताए थे कि धातु का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है। तो हम लिखेंगे सातवां हमारा गुण होगा वो धातुओं का वो धातुओं का क्वथनांक तथा गलनांक निम्न होते हैं। निम्न कहने का अर्थ है कम होता है ना। जैसे अगर मान लें उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे गंधक है ना, जैसे ले ले तो गंधक है ना, जिसको सल्फर कहते हैं। गंधक का जो होता है आपका गंधक 119 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। गंधक जो है 119 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। जबकि आयोडीन की अगर बात करें, जबकि आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन जो है 113 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है ना। तो गंधक कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है? 119 डिग्री सेल्सियस पर गंधक पिघलता है, जबकि आयोडीन जो है वह 113 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है ना। तो इसलिए हमने लिखा कि वो धातुओं का क्वथनांक तथा गलनांक जो है वह काफी निम्न होता है। अगर हम घनत्व की चर्चा करें, वो धातु का घनत्व का, तो इसका डेंसिटी भी जो है लो होता है ना। तो घनत्व में लिखेंगे कि आठवां अगर इसके गुण के बारे में चर्चा करें तो लिखेंगे सामान्यतया तो धातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। सामान्यतः वो धातुओं के घनत्व जो हैं वो क्या होते हैं? निम्न होते हैं, है ना। इसी तरह अगर बात करें, जैसे ग्रेफाइट जो है बहुत सी धातुओं की अपेक्षा बहुत अधिक भारी भी होता है ना। तो वो एक्सेप्शन में है। तो हम लिखें कि सामान्यतः वो धातुओं के घनत्व जो हैं वो क्या होते हैं? निम्न होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 6 से 7 पॉइंट आप लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए हमें सारा जानना पड़ेगा। तो कोई भी आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा। अगर इसमें जो है अगर तन्यता का बात करें तो अगर आपको बताएं कि वो धातु को तार के रूप में खींच नहीं सकते हैं, ये टूट जाएगा, तो इसमें तनन सामर्थ्य भी बहुत कम होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? वो धातुओं का तनन सामर्थ्य मतलब तनने की क्षमता। तनन सामर्थ्य का अर्थ हुआ तनने की क्षमता। और धातुओं का तनन सामर्थ्य जो है काफी कम होता है, काफी
कम होता है। यह काफ़ी आसान है। इस जो बच्चे हैं इसे धातु को और धातु से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। अगर वो धातु के बारे में, धातु का आप भौतिक गुण याद कर लेते हैं तो धातु का भौतिक गुण याद करना काफ़ी आसान है। जस्ट धातु का अपोजिट होता है, उसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, है ना, यही अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। तो मैंने लिखा 9 पॉइंट, वो धातुओं का तन्य सामर्थ्य जो है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। अगर हम अवस्था के बारे में बात करें तो लिखेंगे वो धातु प्रायः ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। वो धातु जो है प्रायः लिखेंगे, ये प्रायः या ऐसे लिखते हैं, वो धातु प्रायः ठोस या गैसीय अवस्था में पाया जाता है ना। वो धातु जो है यह प्रायः आपका सॉलिड के फॉर्म में भी पाया जाता है और गैस के फॉर्म में भी पाया जाता है। इसलिए मैंने लिखा कि वो धातु प्रायः ठोस या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर इसकी रंग का बात करें और धातु का सर रंग कैसा होगा, कलर कैसा होगा, तो रंग में हम लिखेंगे कि वो धातु अक्सर जो है कई रंगों में पाया जाता है। वो धातु जो है कई रंगों में पाया जाता है। जैसे अगर एक दो एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, जैसे गंधक जो है पीला गंधक होता है, गंधक वो धातु है जिसका रंग पीला होता है। क्लोरीन जो है हरा भी होता है, हरा पीला होता है। फास्फोरस लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात की ये रंगहीन होता है। तो आपने इन उदाहरणों के द्वारा देखा कि वो धातु जो है विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न रंग में वो धातु पाया जाता है। तो इतना सारा जो भी हम जितना भी बात 10-11 पॉइंट पर चर्चा किए, ये सारा का सारा क्या है, वो धातु का भौतिक गुण था। तो आप जो है धातु का और वो धातु के भौतिक गुणों के बारे में जान गए। अब बच गया धातु का रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे और वो धातु का रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे धातु का रासायनिक गुणों का चर्चा करेंगे। हमने धातु और अधातु का रासायनिक गुण भौतिक गुण के बारे में पढ़ चुके। अगर सेपरेटली आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन, धातु के भौतिक गुणों को लिखे या धातु के भौतिक गुणों को बताएं और धातु के भौतिक गुणों को बताएं, तो ये तो आपको मैंने इस तरह से बताया। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु तथा वो धातु के भौतिक गुणों के आधार पर धातु तथा वो धातु में अंतर स्पष्ट करें, तो आप हर बात सेम लिखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु तथा वो धातु में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ धातु लिखेंगे, दूसरे तरफ वो धातु लिखेंगे, बीच से अंडरलाइन करेंगे और एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। तो वो वही आपका हो गया अंतर, वो आपका क्या बन गया, अंतर बन गया। तो चलिए हम जानते हैं धातु के रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। धातु के रासायनिक गुण तो जानेंगे धातु का कौन कौन सा रासायनिक गुण है, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो सबसे पहले हमें रासायनिक गुण को पढ़ने से पहले जानेंगे कि आपको हमने बताया कि सर इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग एक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है और आपके बुक में 114 दिया गया है, जिसमें कुछ धातु है और कुछ क्या है, वो धातु है। तो सबसे पहले अगर रासायनिक गुण का मतलब है कि एक धातु किसी दूसरे धातु से अभिक्रिया करेगा, तो सबसे पहले जो है इसमें से कुछ धातु जो ऐसा होगा वो बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु होगा और बहुत ऐसा धातु होगा जो कि कम सक्रिय धातु होगा। सक्रिय और कम सक्रिय और अधिक सक्रिय कहने का अर्थ है कि सर कुछ धातु जो है उसकी अभिक्रिया करने की दर जो है काफ़ी स्पीड होगा, काफ़ी फास्ट रिएक्शन करेगा और कुछ धातु जो है स्लो रिएक्शन करेगा। इसी के आधार पर कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है और कुछ जो है कम अभिक्रियाशील होती है। जैसे आपको बताए थे कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती है, जिसे हम कैटायन भी कहते हैं। धनायन कहें या कैटायन कहें, दोनों क्या है, सेम है। अतः ये जो है धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने का जो क्षमता है, अतः इसे ही क्या कहते हैं, त्याग कर धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, अतः ये विद्युत धनात्मक होती है। धातु जो है प्रायः क्या होती है, विद्युत धनात्मक तत्व होती है। और अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है अधिक अभिक्रियाशील होगा। मैंने अभी बताया कि कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील तथा कुछ धातु कम अभिक्रियाशील होता है। यह इसका डिसाइड किस तरह से होता है, कैसे पता चलता है कि यह एलिमेंट जो है अधिक एक्टिव है और यह कोई और अलग अगर मेटल है वो कम एक्टिव है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन व विद्युत धनात्मक जो है तत्व कितना है, डेट मीन्स वह कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन में परिवर्तित होती है, इस पे डिपेंड करता है। तो हमने बोला कि अधिक विद्युत धनात्मक धातुएं जो है अधिक अभिक्रियाशील होती है और कम विद्युत धनात्मक धातु जो है कम अभिक्रियाशील होता है। तो इसी के आधार पर हम जानेंगे, सबसे पहले वो धातु जो है जानेंगे वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे, वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कि धातु वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अगर करता है तो क्या होता है जानेंगे। कहता है सभी धातु, टोटल मेटल जो है जितना भी धातु है सारा वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। याद रखेंगे कि सभी धातुएं वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसा धातु है जो वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो लेकिन परंतु अधिकांश धातुएं वायु या ऑक्सीजन के साथ, आपको बताएं कि कुछ धातुएं जो है वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और वे अभिक्रिया करके उसी धातु या तत्व का ऑक्साइड बनाता है। तो क्या लिखेंगे, कुछ धातुएं वायु या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। जिस तरह से मान लेते हैं कि साधारण ताप पर कोई शुष्क वायु का मतलब ड्राई एयर, दैट मीन्स हवा में नमी की मात्रा कम हो, है ना। तो साधारण ताप पर शुष्क वायु जो है, शुष्क ऑक्सीजन का सोडियम धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगर हम ले लें कि सोडियम को बड़ी एन और स्मॉल ए इस तरह से लिखते हैं, यह सोडियम का संकेत है। यह किसका संकेत है? सोडियम। और मैंने आपको बताया था कि सर जिस धातु जिस तत्व के अंत में यम आए वो अक्सर धातु होता है। तो सोडियम, देखिए यम आ रहा है तो सोडियम जिसका संकेत है Na, कैपिटल एन और स्मॉल ए, सोडियम लिखते हैं, यह सोडियम है। यम आ रहा है तो यह क्या है? धातु है। किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। तो ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2। क्या लिखते हैं? O2। तो और मैंने बनाया और हम बताए थे कि कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसी धातु का ऑक्साइड बनाता है। तो सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना लेगा सोडियम मोनोऑक्साइड Na2O। क्या बनाएगा? Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड। तो चलिए, अभिक्रिया बनाने के बाद इसको बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। संतुलित कहने का अर्थ है कि सर ये LHS पार्ट और ये RHS पार्ट, LHS और RHS कहने का अर्थ हुआ कि सर जब हम खड़े हो जाते हैं तो जब दोनों हाथ, ये मेरा अगर दाहिना है तो RHS हो गया, राइट हैंड साइड। जो चीज आपके दाहिने हाथ के तरफ लिखा होगा उसको राइट हैंड साइड कहते हैं और उसी को शॉर्ट में RHS कहा जाता है। और जो आपको तत्व बाएं हाथ की तरफ होगा उसको LHS कहा जाता है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है। तो अगर इसमें देखें, ये हमारा Na+O2 बाएं हाथ की तरफ आता है तो इसे हम LHS कहते हैं। और ये हमारा दाहिने हाथ के तरफ सोडियम मोनोऑक्साइड आता है तो यह RHS होता है। इसका फुल फॉर्म LHS का लेफ्ट हैंड साइड और RHS का फुल फॉर्म राइट हैंड साइड। तो अभिक्रिया में हमको LHS और RHS बराबर करना पड़ता है। LHS और RHS बराबर करना पड़ता है। बराबर कहने का अर्थ है कि ये जो एलिमेंट है, इधर सोडियम अगर 1 है तो इधर भी सोडियम 1 होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन 4 होगा तो इधर भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे अपने मन से दोनों तरफ कुछ संख्या जोड़कर उसको बराबर करते हैं। जैसे आइए, अगर अभी का जो रिएक्शन है इसमें दिख रहा है इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम के साथ 2 है, तो देखिए बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो सर इधर 2 सोडियम है तो इधर भी सोडियम कितना है? 1 है, तो हम 2 लगा देते हैं, है ना। चलिए, सोडियम तो बराबर हो गया। देखेंगे अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। इधर जो है सोडियम कितना? 2 हो गया, इधर भी सोडियम का संख्या 2 हो गया। तो सोडियम तो बराबर हो गया, सोडियम तो खुश हो गया। तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन इधर 2 है, सर ऑक्सीजन इधर 1 है। हम जब भी किसी संख्या को जोड़ते हैं कभी भी हम बीच में नहीं जोड़ सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, जब भी लिखेंगे उस तत्व के आगे लिखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो ऑक्सीजन अगर हमको 2 करना है तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ O2 कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। जब भी जोड़ेंगे ना ही इसके आगे जोड़ेंगे, बल्कि सबसे आगे यहाँ लिख दिए 2। क्या लिख दिए? 2। अब हो गया सर मेरा ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि सर अगर ऑक्सीजन 2 पुराए तो सोडियम अब हो गया 4, सोडियम हो गया 4, लेकिन इधर सोडियम हो गया 2। तो सर क्या हम इधर भी सोडियम के 2 मिटा के 4 कर दे? तो अब देखिए हमारा इक्वेशन जो है, हमारा समीकरण जो है, समीकरण क्या है? बराबर है। समीकरण क्या है? बराबर। देखते हैं कैसे, आइए। इधर LHS के तरफ सोडियम की संख्या 4, इधर 2 दूनी
4, सोडियम की संख्या 4, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या भी 2। तो यह ऐसे समीकरण को जब दोनों तरफ तत्व की संख्या बराबर हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है, दैट मीन्स बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है ना। और ये इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है इसका खूब बढ़िया से क्लास 10th में पहला चैप्टर है, वहाँ क्लास 10th में और बढ़िया से सीखेंगे कि बड़े बड़े समीकरण को जो है बैलेंस कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए बना क्या कि यह सब नीचे नाम लिख लेते हैं। यह सोडियम है और यह क्या था, ऑक्सीजन है। जब सोडियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करा तो इसको यह फॉर्मूला हो गया सोडियम मोनोऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड है ना। तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है सोडियम मोनोऑक्साइड बनाता है ना। यह जो है सोडियम मोनोऑक्साइड जो है यह धातु की सतह पर जम जाता है। यह क्या हो जाता है, सोडियम धातु के ऊपर जम जाता है। तो कहा इसी अभिक्रिया से बचाने के लिए सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, आप सुने होंगे सोडियम काफ़ी जो है ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इसलिए डुबाकर रखा जाता है कि यह एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में नहीं आए। जैसे ही सोडियम एटमॉस्फेयर के खुले कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो सोडियम अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है, सोडियम में आग लग जाएगा। इसलिए अभिक्रिया ना हो, इससे बचाने के लिए सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर, मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो यह आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो आज जो है एक ही अभिक्रिया को पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है कल जो है और रासायनिक चर्चा के बारे में डील करेंगे, क्योंकि अगर अभी खत्म करें तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर जो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं आज यहीं पर क्लास को समाप्त करता हूँ। तो आज का होमवर्क यही रहा कि केमिस्ट्री का जो 4 लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, धातु और अधातु, इसको रीड करके आना है और धातु पढ़ना है। पूरा चैप्टर को रीडिंग डाल लीजिएगा और जितना भी धातु और अधातु का भौतिक गुण को कॉपी में लिख कर उसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में शायद आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक बनाकर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप फिर कर लेंगे। तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का तथा अपना भी देखभाल करें। धन्यवाद।